Good morning, students. Good morning to all. And now we will start the chapter gravitation. Okay, so please open the book of chapter gravitation you also. And first, we will know about gravitation, something about gravitation. There is a story about gravitation which you should know it. ग्रेविटेशन के लिए एक स्मॉल स्टोरी है, क्योंकि ग्रेविटेशन का थ्योरी जो है इट इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का थ्योरी दिया है। ग्रेविटेशन का थ्योरी सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। ठीक है, ग्रेविटेशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन according to Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation states that in this universe, each and every objects are attracted by each other. In this universe, each and every objects are attracted by each other. इसको न्यूटन ने एक्सप्लेन भी किया है by his famous law, Newton's law of gravitation. According to Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation के अनुसार, according to Newton's law of gravitation, force applied between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. According to Newton's law of gravitation, force applied between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, तो जितना भी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है वो ऑब्जेक्ट का मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लार्जर मास, लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, स्मॉलर मास, लेस फोर्स of attraction between them and inversely proportional to the square of distance between them. दोनों के बीच के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम है। अर्थ अगर कोई ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, और अदर दो जो ऑब्जेक्ट अदर देन अर्थ, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन अर्थ जो फोर्स से अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को उसको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम लोग इसका पहले एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। तुम लोग को फेयर कॉपी में भी लिखाए हैं, अभी हम एक्सप्रेशन को समझा रहे हैं कैसे एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। Suppose two objects having masses m1 and m2, okay, पल्लवी का आंसर आया है, वेरी गुड। Suppose two objects having masses m1 and m2 and the distance between them is r, small r,
एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इक्वेशन 1 लिखे हैं, फोर्स अप्लाइड बिटवीन देम is directly proportional to the product of their masses. So F directly proportional m1 into m2. Force directly proportional to product of their masses. And equation 2, F inversely proportional to the square of distance between them. फोर्स जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब कंबाइन करते हैं, वी गेट F directly proportional m1 m2 by inversely proportional to the square of distance between them. F directly proportional m1 m2 by r का स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हम लोग रिमूव करेंगे और इसके लिए कांस्टेंट टर्म लेंगे। F equal to G m1 m2 by r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करके एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, कैपिटल G। दिस कैपिटल G is called gravitational constant, where capital G is a constant called gravitational constant. Where capital G is gravitational constant। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इक्वल टू GMM बाय R। Okay, so
This is the required expression for Newton's law of gravitation, F equal to Gmm by R square, where capital G is gravitational constant. अब कैपिटल जी भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकालेंगे। कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, यहाँ एफ आर स्क्वायर लिखे, ठीक है। कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। केवेंडिश साइंटिस्ट ने बाय डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली, कैवेंडिश फाउंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू साइंटिस्ट कैवेंडिश ने फाइंड किया, विच इज इक्वल टू where capital G equal to 6.67. 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg का square. Yes, Pallavi, thank you for giving your feedback. Capital G equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg का square होता है. This is the value of capital G. Capital G, okay. Capital G is called universal gravitational constant. Capital G को universal gravitational constant कहते हैं because value of capital G remains constant everywhere in this universe. इस यूनिवर्स में सभी जगह पर कैपिटल G का वैल्यू यही कांस्टेंट रहता है. ये कैपिटल G का वैल्यू चेंज नहीं होता है. सो कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. मतलब पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू बिल्कुल सेम. इस चैप्टर में हम लोग स्मॉल जी भी पढ़ने वाले हैं. तो स्मॉल जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर. यहाँ पर 6.67 है, ठीक ना, इसको ध्यान में रख. कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर. सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब जो है ये फॉर्मूला जो है पूरा सभी ऑब्जेक्ट के बीच में लागू होता है. अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई और है जिसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो वहां अर्थ का मास अगर हम कैपिटल एम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम ले लेते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर का स्क्वायर. आर हो जाएगा अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, जो कि अर्थ का रेडियस लिया जाता है, क्योंकि अर्थ का सरकमफेरेंस पर जो ऑब्जेक्ट है वो जो है रेडियस के बराबर में डिस्टेंस लिया जाता है. ठीक है. स्मॉल जी होता है 9.8. दीप सिखा, स्मॉल जी जो होता है वो 9.8 होता है. कैपिटल जी नहीं लिखना है उसको. कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी important for us. The importance of Newton's law of gravitation also given in your book. Newton's law of gravitation हमारे बुक में भी दिया हुआ है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. हम लोग जो पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड अस विथ नेचर. ठीक है, 1 मिनट.
सभी ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स में, जितना भी प्लैनेट है, ऑल 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, इट बाइंड टू द अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ, motion of moon around the earth, motion of earth around the sun. These are various importance of gravitational force. तो एक बार हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फिर से रिवाइज करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? इट बाइंड्स अर्थ विथ अर्थ, हमें और एटमॉस्फेयर को अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है. नंबर 2, gravitational force, due to gravitational force all planet including earth revolve around the sun. सन का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करता है और जिसके कारण कि सभी ऑब्जेक्ट सन के चारों तरफ में रिवॉल्व करते हैं, सभी प्लैनेट्स. मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व. Due to gravitational force, high tide and low tide occur in ocean. ओशियन में हाई टाइड और लो टाइड जो होता है वो सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है. और उस हाई टाइड और लो टाइड का हम लोग यूज भी करते हैं. उसका यूज सॉल्ट बनाने में किया जाता है, कोस्टल एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए किया जाता है और वेरियस वर्क के लिए किया जाता है. Earth attracted by the sun. Yes, Earth is attracted by the sun due to gravitational force of sun. Sun का gravitational force अर्थ को अपने तरफ में अट्रैक्ट करके रखता है. इसीलिए जो है ये अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंपॉर्टेंस. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका स्टेटमेंट भी लिखना है. अर्थ, जैसे कि अर्थ फोर्स लगाता है तो सन के ऊपर में सन फोर्स लगाता है, दो फोर्स काम करता है. एक फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स करता है और दूसरा फोर्स होता है आउटसाइड द सेंटर. ठीक है, तो सेंटर सीकिंग फोर्स और आउटसाइड द सेंटर दोनों फोर्स जो लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों फोर्स जो है इक्विवेलेंट रहता है, दोनों जो है इक्वल मोड में रहता है, जिसके कारण कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. अर्थ जो है वो सन में फॉल नहीं होता है. तो दोनों फोर्स जो होता है बैलेंस फोर्स के कारण, सेंटर सीकिंग फोर्स और फोर्स exert outside the center, centripetal force and centrifugal force के कारण, बैलेंस फोर्स के कारण ये जो है लगातार रिवॉल्यूशन करता है. तो यही फोर्स जो है मून के साथ में भी होता है, जो कि अर्थ के चारों तरफ में रिवॉल्व करता है. ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा है, स्टेटमेंट सबका कॉपी में भी लिखवाए हैं, फेयर कॉपी में, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उसको सुन लो. In this universe, according to Newton's law of gravitation, force applied between two objects is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them. Yes, Pallavi. Okay. तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्स लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है. कोई सेंटर के टुवार्ड्स में एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड आउटसाइड द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force applied between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम लोग ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं. ठीक है, और ये जो है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम,
इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। तुमको क्वेश्चन इस रूप में पूछ सकता है, व्हाट डू मीन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, इनवर्स, ओके, यस यस, वेरी गुड। इनवर्स स्क्वायर रूल अगर पूछेगा तो 1/r², एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका इंपॉर्टेंस और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये पूरा चैप्टर जो है, ग्रेविटेशन चैप्टर जो है, इस फॉर्मूला पर आधारित है। आगे हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारा इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। F equal to gmm/r². The entire chapter is based on this formula. So we have to know how to find the expression for Newton's law of gravitation. और इसको फाइंड करने के बाद G equal to F_r² into m2, कैपिटल G का वैल्यू 6.67 होता है, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इट इज ए कांस्टेंट टर्म, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कैपिटल G के बाद स्मॉल g, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कैपिटल G और स्मॉल g में। तो कैपिटल G का मतलब यही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू ये होता है, हमें कैपिटल G का मतलब यही याद रखना है। और स्मॉल g किसको करते हैं, अब हम लोग फ्री फॉल में आएंगे जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल g। व्हाट इज फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में गिरता है, ओके यस यस। ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी में गिरता है। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल, when object fall under the force of gravity, then it is called free fall. जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटी में गिरता है, कोई एप्पल कोई अर्थ अपने तरफ में अट्रैक्ट करता है, तो ये फ्री फॉल। एवरी ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटी में फॉल होता है, गिरता है, वो फ्री फॉल कहलाता है। बट देयर आर सम कंडीशंस फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल के लिए कंडीशंस हैं। गैलीलियो गैलीली ने इसके लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो इटली में है, वो एक टावर है, बिल्डिंग है, जो कि इस प्रकार से झुका हुआ है। इस प्रकार से झुका हुआ बिल्डिंग, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे झुका हुआ है। गैलीलियो ने टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप पर से बहुत सारा ऑब्जेक्ट को नीचे फॉल करके एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया। लाइटर ऑब्जेक्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट, अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट को गिरा करके ये ट्राई कर रहा है कि एक साथ अगर दो अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो क्या वो एक साथ अर्थ पर पहुंचता है। तो फ्री फॉल में if two objects have different masses, fall at the same time and at the same height, will reach the ground at the same time. फ्री फॉल में अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट को एक हाइट से एक साथ अगर गिराएंगे तो वो एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा। एंड कंडीशन अप्लाइड इज दैट देयर शुड बी नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, or there should be no air resistance, no air friction. अगर हम दो क्वाइन को गिराते हैं, तुम लोग ये एक्टिविटी घर में भी कर सकते हैं। दो क्वाइन को लेकर के एक 10 रुपये का क्वाइन ले लो, एक 1 रुपीज का क्वाइन ले लो, दो क्वाइन ले लो। 10 रुपीज का क्वाइन जो है वो हैवी है, 1 रुपीज का क्वाइन जो लाइटर है 10 रुपीज का क्वाइन के तुलना में। दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पर तुम फॉल करो, यू विल ऑब्जर्व दैट बोथ द कॉइन विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। इस प्रकार से तुम और दूसरा के ऑब्जेक्ट लेकर के कर सकते हो। एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले सकते हो, 1 kg 2 kg का ब्रिक लो, एक छोटा सा स्टोन लो,
दोनों को एक साथ गिराओगे, दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा। ड्यूरिंग फ्री फॉल कंडीशन है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एयर यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन उस एयर का इफेक्ट उस कॉइन पर या स्टोन पर, ब्रिक पर नेग्लिजिबल है, जिसके कारण कि वो एक साथ ग्राउंड पर पहुंचता है। लेकिन अगर हम एक कॉइन ले लेते हैं और एक पेपर का टुकड़ा ले लेते हैं, पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं और दोनों को एक साथ गिराते हैं, एक पेपर का टुकड़ा को और एक कॉइन को सेम हाइट से सेम टाइम पर गिराते हैं, तो ऑब्वियसली कॉइन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट एंड पीस ऑफ पेपर विल रीच द ग्राउंड आफ्टर कॉइन। कॉइन और पेपर को एक साथ जब गिराते हैं तो कॉइन पहले पहुंच जाता है, लेकिन पेपर का टुकड़ा जो है वो बाद में पहुंचता है। व्हाई? तो पेपर का टुकड़ा जो है बहुत लाइटर है, बहुत थिन है, उसके ऊपर में एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। ओके दीपशिखा, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस पीस ऑफ पेपर जो है वो एयर रेजिस्टेंस के कारण डाइवर्ट हो जाता है और वो लेट से पहुंचता है, लेकिन एयर का रेजिस्टेंस का इफेक्ट कॉइन पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण कॉइन अपने टाइम पर पहुंच रहा है, लेकिन बीट ऑफ पेपर जो है वो एयर में डाइवर्ट हो जा रहा है इधर से। तो फ्री फॉल का प्रिंसिपल गैलीलियो ने दिया कि ड्यू टू इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में अगर हम दो ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, एक पेपर का टुकड़ा को एक कॉइन को, तो दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा। अगर वैक्यूम रहे, अगर रूम ये वैक्यूम है, कोई एयर नहीं रहे, तो अगर कागज का टुकड़ा को भी गिराएंगे और कॉइन को भी गिराएंगे तो दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा। सेम हाइट से सेम टाइम पर गिराएंगे तो दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा। ये एक्सपेरिमेंट को किया रॉबर्ट बॉयल ने। क्या किया? एक ट्यूब लिया और उसका क्या किया, एक कॉइन को रखा ट्यूब में, हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, ओके, जिसका कि वन साइड से ओपन कर सकते हैं ट्यूब का, और एक कॉइन का टुकड़ा बड़ा सा ट्यूब लिया, एक कॉइन डाला उसमें, एक कागज का टुकड़ा डाला, एंड इवैक्यूएट द ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का हेल्प से बड़ा ट्यूब का एयर को, सारा एयर को निकाल दिया गया, एंड क्लोज द लीड को क्लोज करके ensure that no air should be enter inside the tube। उसको टेपिंग कर देते हैं इस प्रकार से कि अंदर एयर नहीं जाए, और अंदर अब एयर नहीं है, यहाँ पर बॉटम में कॉइन है और बीट ऑफ पेपर है, कागज का टुकड़ा है, इस प्रकार से। नाउ इन्वर्टेड द ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, इसको ऐसे इन्वर्टेड करते हैं, ऐसे उल्टा करते हैं, तो कॉइन और कागज का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा, है ना, ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा, एंड बोथ कॉइन एंड बीट्स ऑफ पेपर विल रीच द अनदर इन विथ द सेम टाइम। पेपर का टुकड़ा और कॉइन दोनों एक साथ दूसरे इन पर पहुंचता है। एक बड़ा सा ट्यूब लेकर के एक्टिविटी करते हैं, जहां से कि एयर को निकाल दिया जाता है। तो इन दिस एक्टिविटी वी सी दैट ड्यूरिंग फ्री फॉल the velocity of the object does not depend on the mass of the object। फ्री फॉल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास पर डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी। अगर एक 10 kg का ऑब्जेक्ट रहे, एक 1 kg का ऑब्जेक्ट रहे, अगर सेम हाइट से सेम टाइम पर गिराएंगे तो दोनों एक साथ अर्थ पर पहुंचेगा। तो फ्री फॉल में velocity of the object is free from the mass of the object। ऑब्जेक्ट का मास से ये फ्री रहता है। किस पर डिपेंड करता है? फ्री फॉल में वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g। ड्यूरिंग फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g।
which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस के नजदीक में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान दो, नियर द अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, स्मॉल जी का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ जाती है। तो ये अर्थ सरफेस से हाइट पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मास पर डिपेंड नहीं करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं, एक केजी का ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं, तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास से ये डिपेंड नहीं करता है, ये अर्थ पर डिपेंड करता है, अर्थ का सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मास पर डिपेंड नहीं करता है। सो ड्यूरिंग फ्री फॉल the velocity of the object is free from the mass of the object। ऑब्जेक्ट का मास से ये फ्री होता है और इट डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। और स्मॉल जी का वैल्यू नियर अबाउट अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सभी ऑब्जेक्ट के लिए होता है, चाहे ऑब्जेक्ट लाइटर हो और चाहे स्मॉलर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्मॉल जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी का एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे और वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।